हेलो स्टूडेंट, आपको पिछली कक्षा में एक समान चाल और एक समान वेग पर डिस्कस हुई थी। यानी मेनली आपके पास वेग और चाल को पढ़ा गया था और उनमें उनके जो प्रकार थे हमारे पास, उन प्रकार के बारे में भी डिस्कस हुई थी। आप लोगों की समझ में आया होगा, आपने अगर देखा होगा अच्छी तरह से। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो उनको पूछ लेना चाहिए। अब उसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चाल के और वेग के बाद त्वरण की। अब बात करेंगे हम त्वरण की। अब बात करते हैं त्वरण। पहले त्वरण की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर त्वरण के हम पढ़ेंगे प्रकार, त्वरण के प्रकार। तो बात हो रही त्वरण की। तो हमारे पास जो त्वरण होता है, अगर त्वरण को हम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला हमारे पास हो जाता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यानी एक प्रकार से हमारे पास ऊपर क्या है वेग, नीचे क्या है हमारे पास समय, और ये हमारे पास वेग में क्या हो रहा है परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। तो ये हमारे पास है वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन, और नीचे हमारे पास समय या समयांतराल, वेग परिवर्तन या समयांतराल। यानी हमारे पास ऊपर है वेग और नीचे हमारे पास समयांतराल। तो कहने का तात्पर्य हुआ, इसकी परिभाषा को हम किस प्रकार देंगे। मान लिया हमारे पास समय के साथ वस्तु के वेग में क्या हो रहा, वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो हमारे पास जो परिभाषा निकल के आई है, यानी समय के साथ वेग में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन। जब सपोज करो कि हमारे पास फ़िलहाल कोई गाड़ी चली जा रही है, उसका वेग सपोज करो हमारे पास 50 का है, 50 मीटर प्रति सेकंड या 50 किलोमीटर प्रति सेकंड रख दिया हमने। उसके बाद हमने कुछ समय बाद देखा कि उसका वेग हमारे पास 60 हो चुका है, फिर हमारे पास 70 हो चुका है, या हमारे पास घट रहा है या वो फिर बढ़ भी सकता है। तो हमारे पास वेग में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। तो परिभाषा क्या बनती है हमारे पास, समय के साथ किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वो हमने मान लिया कि हमारे पास इसका फ़िलहाल जो हमारे पास डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हमने लिखा है। सपोज करो कि हमने इस प्रकार से ले सकते हैं इसको कि माना किसी वस्तु का समय t1 पर वेग सपोज करो कितना है v1, और समय t2 पर वेग कितना हमारे पास v2 है। तो हम क्या निकालते हैं वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन कितना कर दिया हमने v2 माइनस v1, और समय हो जाएगा हमारे पास t2 माइनस t1। यानी हम लिख सकते हैं इसको v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। लेकिन हम आगे की डेफिनेशन जो प्रकार पढ़ाएंगे उनमें इस तरह से लेंगे। फिलहाल हमारे पास देखते हैं त्वरण की ओनली परिभाषा। तो त्वरण की परिभाषा क्या है हमारे पास, समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अब बात करते हैं आगे की और प्रश्नों की। तो हमारे पास आगे के प्रश्न देखते हैं। अब हम एक समय इसके प्रकार पढ़ेंगे, इसके मात्रक पढ़ेंगे, विमा पढ़ेंगे। ठीक, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास है ये क्या है हमारे पास ए क्या है हमारे पास सदिश राशि, यानी त्वरण क्या है हमारे पास, त्वरण सदिश राशि है। इसका जो अगर मात्रक की बात करें, जो उसका मात्रक है हमारे पास, ऊपर हमारे पास वेग है, नीचे हमारे पास समय है। तो वेग का जो मात्रक है हमारे पास वो होता है मीटर प्रति सेकंड। और हमारे पास नीचे क्या है समय का मात्रक क्या होता है हमारे पास सेकंड। तो हमारे पास क्या हो चुका है ये मीटर और सेकंड की मल्टीप्लाई आ जाएगी नीचे की ओर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बन जाता है। इसे शॉर्ट में ले जाते हैं मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर या एम प्रति एस स्क्वायर। तो हमारे पास ये मात्रक बन चुका है। अब हमारे पास चलते हैं इसको विमा की ओर। तो विमा क्या हो जाएगी हमारे पास, ऊपर हमारे पास क्या है वेग, नीचे हमारे पास समय है। तो विमा क्या बन जाएगी, वेग की विमा क्या होती है हमारे पास LT माइनस 1, और नीचे हमारे पास समय की विमा क्या होती है हमारे पास T। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आती है, जब T भी ऊपर की ओर जाएगा तो LT माइनस 2। तो यानी हमारे पास बनता है LT माइनस 2। तो यानी इसकी हमारे पास एक सदिश राशि है ये, और ये हमारे पास क्या है इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और हमारे पास विमा निकल गई LT माइनस 2। अब बात करेंगे इसके प्रकार की। तो प्रकार देखेंगे। अब इसके प्रकार में क्या पढ़ते हैं, इसके त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार
तो सबसे पहले प्रकार लेते हैं हम इसका एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, पहला पॉइंट एक समान त्वरण। एक समान त्वरण को लेते हैं। एक समान त्वरण क्या होता है हमारे पास? जब कोई वस्तु यानी परिभाषा हमारे पास जिस प्रकार एक समान वेग की थी, एक समान चाल की थी, उसी ढंग से ले जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान रूप से क्या होता है, इसके वेग में वृद्धि होती है या समान रूप से इसके वेग में कमी होती है, तब इस प्रकार के हमारे पास जो त्वरण कहलाता है, हमारे पास एक समान त्वरण कहलाता है। एक समान त्वरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य हुआ हमारे पास कि जब कोई वस्तु हमारे पास किसी भी वेग, जो हमारे पास वेग है इसका, वो वेग हमारे पास समय के साथ क्या हो रहा है, या तो उसमें वृद्धि हो रही है समय के साथ, या हमारे पास उसमें समय के साथ क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो इस प्रकार के हमारे पास त्वरणों को कहेंगे हम एक समान त्वरण कहते हैं। यानी दोबारा फिर सुनने से, जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान रूप से क्या होगी, या तो वृद्धि होगी या समान रूप से इसमें क्या होगी, कमी होगी, तो वस्तु का ऐसे त्वरण को हम क्या बोलते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। दोबारा फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। या जब किसी वस्तु के वेग में समान रूप से क्या होती है, वृद्धि होती है, या समान रूप से क्या होती है, कमी होती है, तब उसके ऐसे त्वरण को हम क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण कहते हैं। अब इस प्रकार से हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। हमने किसी वस्तु को ऊपर से क्या छोड़ दिया, नीचे छोड़ दिया, तो उसके त्वरण में या उसके हमारे पास वेग में क्या हो रही है, एक समान रूप से वृद्धि हो रही है, तो उस प्रकार के त्वरण को क्या कहेंगे, जिसके अंदर त्वरण उत्पन्न होगा, एक समान त्वरण कहेंगे। यानी हमने किसी वस्तु को ऐसे छोड़ दिया नीचे की ओर, तो उसके वेग में समान रूप से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हमारे पास उसमें के अंदर जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, हम एक समान त्वरण कहते हैं। अब बात करते हैं असमान त्वरण की। दूसरा आता है हमारे पास असमान त्वरण। ये असमान त्वरण क्या है हमारे पास, असमान त्वरण को देखते हैं। तो हमारे पास असमान त्वरण क्या है, जब वस्तु के वेग में जो हमारे पास वृद्धि है वो असमान रूप से, या तो क्या हो रही है, असमान रूप से वृद्धि हो रही है, या असमान रूप से क्या हो रही है, कमी हो रही है, तब वस्तु के ऐसे वेग को हम क्या बोलते हैं, असमान। तब वस्तु के ऐसे हमारे पास जो त्वरण उत्पन्न होगा वस्तु के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, असमान त्वरण या परिवर्तित त्वरण कहते हैं। दोबारा भी सुनते हैं। जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में उसके अंदर क्या हो रही है, वृद्धि असमान रूप से हो रही है, या असमान रूप से क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो वस्तु के ऐसे त्वरण को हम क्या बोलते हैं, असमान त्वरण कहते हैं या परिवर्तित त्वरण कहते हैं। एक बार फिर और रिपीट कर देते हैं। जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में असमान रूप से वृद्धि या कमी होती है, तब वस्तु के ऐसे त्वरण को असमान या परिवर्तित त्वरण कहते हैं। इस प्रकार से हो सकता है, जब उसका वेग चेंज हो रहा है तो सीधी बात है, उसका हमारे पास त्वरण भी चेंज होगा। अगर उसका एक समान रूप से बढ़ रहा है तो एक समान रूप से बढ़ेगा, अगर असमान रूप से बढ़ रहा है तो असमान रूप से बढ़ेगा, असमान रूप से ही घटेगा। तो यहाँ पर हमें ओनली एक पॉइंट यूज करना है, असमान। क्या करना है, असमान रूप से क्या हो रही है, इसके अंदर वृद्धि हो रही है, और असमान रूप से इसके अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो वस्तु के ऐसे त्वरण को हम क्या बोलते हैं, असमान या परिवर्तित त्वरण कहते हैं। अब इसके अंदर हम कंडीशन ले सकते हैं। एक बार फिर दूसरी परिभाषा हो सकती है इसकी, इस प्रकार से एक बार और रिपीट कर देता हूँ परिभाषा को। जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में एक असमान रूप से वृद्धि या कमी होती है, तब वस्तु के ऐसे त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट आता है इसका औसत त्वरण। क्या आता है, औसत त्वरण की बात होती है, औसत त्वरण। तो औसत त्वरण क्या होता है हमारे पास, उसको देखते हैं। औसत त्वरण को देख लेते हैं। अब औसत त्वरण में क्या कहा गया है, अब यानी हमारे पास परिवर्तित त्वरण से गतिमान होना चाहिए, परिवर्तित त्वरण से गतिमान होना चाहिए। परिवर्तित त्वरण या बोल सकते हैं असमान त्वरण से, यानी जब परिवर्तित त्वरण से असमान त्वरण से हमारे पास कोई भी वस्तु है, वो हमारे पास निश्चित समय अंतराल में हमारे पास उसका जो
वेग में जो परिवर्तन हो रहा है और जो समय लग रहा है उसके अनुपात को क्या बोल लेंगे हम, औसत त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के, कोई हमारे पास वस्तु है, उस वस्तु के हमारे पास क्या हो रहा है, परिवर्तित त्वरण से वो क्या है, गतिमान है। कोई वस्तु परिवर्तित त्वरण से क्या होना चाहिए, गतिमान होनी चाहिए। तो निश्चित समय अंतराल में उसके वेग में परिवर्तन और समय के जो अनुपात होगा उसको क्या बोलेंगे हम, औसत त्वरण कहते हैं। दोबारा फिर सुन लेंगे, एक बार फिर रिपीट करते हैं। कोई हमारे पास वस्तु है, पहले सिंपली सुने, हमारे पास कोई वस्तु है और उसे समान समय अंतराल मिल रहे हैं, कोई निश्चित समय मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कोई निश्चित समय मिल रहा है और उसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उसके वेग में जो परिवर्तन हुआ और जो उसको समय लगा है उसके अनुपात को क्या बोल रहे हैं हम, औसत त्वरण कहते हैं। ठीक, लेकिन इसके लिए हमारे पास कंडीशन ये रहनी चाहिए कि हमारे पास जो वस्तु होगी वो हमारे पास परिवर्ती वेग से या हमारे पास परिवर्ती त्वरण से या हमारे पास परिवर्ती या असमान त्वरण से हमारे पास क्या होना चाहिए, वो गतिमान होना चाहिए। तो परिवर्ती त्वरण से गतिमान कोई हमारे पास वस्तु है, वो निश्चित समय अंतराल में उसके वेग में परिवर्तन और समय के अनुपात को हम औसत त्वरण कहते हैं। तो हम इसमें हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माना कोई वस्तु समय t1, माना किसी वस्तु का समय t1 व t2 पर वेग, समय t1 व t2 पर वेग क्रम से v1 व v2 हैं। माना किसी वस्तु के समय t1 व t2 पर वेग क्रम से v1 व v2 हैं, तब परिभाषा के अनुसार हमारे पास क्या आ जाता है, औसत त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, यानी वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। तो हमारे पास वेग पहले कितना था, हमारे पास समय t1 पर v1, समय t2 पर वेग कितना हमारे पास v2। तो हम इसको लिखेंगे v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी हमारे पास जो वैल्यू लिखी जाएगी बाद वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू बाद में। तो हमारे पास बाद का समय t2 है, वेग कितना था v2, ये लिखा v2 माइनस v1। समय हमारे पास पहले कितना था t1, अब कितना t2 माइनस t1। तो हमारे पास निकल गए औसत त्वरण, ये निकल चुका है हमारे पास औसत त्वरण, ये फार्मूला बन चुका हमारे पास औसत त्वरण का। तो इसके बाद हम लेते हैं तत्क्षणिक त्वरण। क्या लेते हैं, तत्क्षणिक त्वरण। तो हमारे पास नंबर 4 इसका आता है हमारे पास तत्क्षणिक त्वरण। अब ये क्या होता है हमारे पास, देखते हैं तत्क्षणिक त्वरण। अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, इसके अंदर भी हमारे पास जो वस्तु होगी वो परिवर्तित त्वरण से क्या होनी चाहिए, गतिमान होनी चाहिए। परिवर्तित त्वरण से गतिमान, यानी परिवर्तित त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का किसी विशेष अक्षण पर जो त्वरण होगा वह इसका तत्क्षणिक त्वरण कहलाता है। किसी वस्तु का किसी विशेष अक्षण, यानी वस्तु हमारे पास ये पहले होना चाहिए कि वो हमारे पास परिवर्तित त्वरण से गतिमान होनी चाहिए। किसी वस्तु का कोई वस्तु यदि परिवर्तित त्वरण से गतिमान है तो उसका किसी विशेष अक्षण पर जो उसका हमारे पास त्वरण है वही त्वरण उसका तत्क्षणिक त्वरण कहलाता है। क्लियर, एक बार और बता देते हैं। परिवर्ती त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का किसी विशेष अक्षण पर जो त्वरण है वही त्वरण उसका तत्क्षणिक त्वरण कहलाता है। आज हमने कंडीशन, वो जो विशेष समय है हमारे पास वो हमने मान लिया डेल्टा टी। माना अति सूक्ष्म समयांतराल, डेल्टा टेंडिंग टू 0 पर वेग परिवर्तन
डेल्टा वी है, डेल्टा वी है। तब हमने क्या किया, तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण ए, तो हमने यहाँ पर लिमिट क्या दिखा दी, लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये कंडीशन। जैसे हम इसके अंदर से क्या हटाते हैं, ये लिमिट को हटाते हैं, तो हमारे पास बन जाता है डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होती है =डी वी अपॉन डी टी। तो हमारे पास तात्क्षणिक त्वरण बन चुका है। तो एक बार परिभाषा और ले लेते हैं। परिवर्ती त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का किसी विशेष क्षण पर त्वरण ही तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। इसके बाद हमने इसका ये फार्मूला तैयार कर दिया, =डी वी अपॉन डी टी। अब हम और बात सीखते हैं इसके अंदर, यानी जो हमारे पास त्वरण का फार्मूला हम लिख देते हैं उसको डी वी अपॉन डी टी लिख देते हैं। अगर हम सदिश निशान यहाँ पर लगा रहे हैं तो वेग पे भी हमें सदिश निशान लगाना होगा, सदिश का चिन्ह लगाना होगा। तो हमने फिलहाल लिखा A बराबर डी वी अपॉन डी टी, ये हमारे पास क्या है, त्वरण है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे पहले इसको देखिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जो हमारे पास वेग है, क्या है वेग, उसको लिखते हैं हम डी एस बटे डी टी। अगर वेग भी हमारे पास सदिश राशि है और विस्थापन भी हमारे पास सदिश राशि है, तो अगर वेक्टर यहाँ लगाओगे तो वेक्टर हमको यहाँ भी लगाना होगा। तो हमारे पास निकलता है V डी एस अपॉन डी टी। अब हमको त्वरण बनाना है, क्या बनाना है, त्वरण ए, यानी तो हमारे पास वेग है। अब हमको त्वरण बनाना है, त्वरण क्या है हमारे पास, डी वी अपॉन डी टी। तो हमारे पास जो v की वैल्यू है डी अपॉन डी टी तो ऐसे रखा, हमारे पास v की वैल्यू कितनी है, डी एस अपॉन डी टी। तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पुट करा, डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, ये वैल्यू प्राप्त हुई हमारे पास। और ये हमारे पास डी बटे डी टी, और v के स्थान में हमने क्या लगा दिया, डी एस अपॉन डी टी। तो हमारे पास निकल चुका है डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल गई ए। तो यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारे पास जो त्वरण का फार्मूला है ये हमारे पास डी वी अपॉन डी टी भी हो सकता है, और हमारे पास =डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर भी हो सकता है। तो हमको जब आंकी हम प्रश्न इसकी हल करेंगे और न्यूमेरिकल हल करेंगे तो उनमें हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी और इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उन फार्मूलों को भी अपनी कॉपी में आपको नोट करना है। तो हमारे पास त्वरण का फार्मूला ये भी हो सकता है, त्वरण का फार्मूला ये भी हो सकता है। अब चलते हैं और आगे की ओर। तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें ग्राफ के बारे में। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, हमारे पास स्थिति समय ग्राफ के आधार पर गति का विश्लेषण करेंगे। किसकी गति के, यानी ग्राफ के आधार पर हम गति को किस प्रकार एनालिसिस कर सकते हैं उसको समझना है। स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण, गति का विश्लेषण, यानी हमको क्या सीखना है, स्थिति समय ग्राफ के द्वारा गति का विश्लेषण सीखना है। यानी हम ग्राफ देखकर यह बता सकते हैं कि वस्तु का वेग घट रहा है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है, या वस्तु हमारे पास स्थिर वेग से गतिमान है, या हमारे पास के अंदर वो विरामावस्था में है। तो इस प्रकार के हमारे पास 5-6 यहाँ पे कंडीशन है। उन कंडीशन के आधार पर हम ग्राफ को सीखते हैं। या आपसे वो कह दे कि हमारे पास गतिशील वस्तु का वेग बढ़ रहा है, कोई वस्तु उसका वेग बढ़ रहा है, इसके लिए ग्राफ का निर्धारण कीजिए। तो हम इसको किस प्रकार निर्धारित करते हैं। तो हमारे पास चलते हैं पहला इसका टॉपिक लेकर, स्थिति समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण के लिए। तो पहली कंडीशन लेते हैं, जब वस्तु विरामावस्था में होगी। जब वस्तु विराम अवस्था में है, जब वस्तु विराम अवस्था में, यानी हमारे पास पहला जो कंडीशन है, अगर वस्तु हमारे पास विराम अवस्था में है तो हमारे पास ग्राफ के आधार पर इसकी गति का हम किस प्रकार ग्राफ को यहाँ पर दिखा देंगे, तो उसको सीखते हैं। तो पहले से आपको पिछले
कक्षा में यानी कई वीडियो पहले आपको पढ़ाया गया था विरामावस्था और गति की अवस्था। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विरामावस्था हमारे पास क्या होती है और गति की अवस्था क्या होती है। तो आपको पता था विरामावस्था क्या है, जैसे कि ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर फिलहाल, ठीक। अगर हम कल भी आते हैं तो ये बोर्ड हमें ऐसा ही लगा हुआ मिलता है। तो यानी किसी भी हमारे पास कोई निश्चित बिंदु है, कोई भी हमारे पास निश्चित बिंदु है या संदर्भ बिंदु बोल सकते हो हम, उसके समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कोई हमारे पास निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसकी ऐसी स्थिति हमारे पास विराम की अवस्था कहलाती है। तो अब हम बात करते हैं जब वस्तु विरामावस्था में होती है तो उसका ग्राफ हम किस प्रकार बनाएंगे, उस ग्राफ को अब देखते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्स है, ये हमारे पास ओ। अब इधर तो हमने क्या दिखा दिया, समय की कंडीशन दिखा दी। इधर क्या ले लिया हमने, समय, इस कंडीशन पर, और इस पर दिखाना है हमें उसकी स्थिति के बारे में देखना है, उसकी स्थिति क्या है। यहाँ हमारे पास समय है, समय को हमने मान लिया t, ये हमारे पास स्थिति है, इसे मान लिया हमने स्मॉल x। अब इसके आधार पर हमें निर्धारित करना है, ये हमारे पास एक्स एक्स हुआ, ये हमारे पास वाई एक्स हुआ, तो हमारे पास एक्स एक्स है और वाई एक्स है। अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाने वाले हैं किस कंडीशन का, जब हमारे पास वस्तु कायम होगी, विरामावस्था में होगी। विरामावस्था का मतलब वो गति की अवस्था में नहीं है, वो गतिशील नहीं है। तो उसको हम किस प्रकार निर्धारित करते हैं, अब उससे देखते हैं। हमने क्या किया, जो हमारे पास एक्स एक्स है, जो हमारे पास क्या है एक्स एक्स है, उसके समांतर हमने एक लाइन दिखाई, यहाँ पे क्या दिखाई, एक लाइन दिखाई, यानी रेखा दिखा दी हमने, और नाम रख दिया इसका ए बी। तो हमारे पास ये इसके समांतर चल रही है, या इसके समांतर दिखाई गई है, चल तो रही नहीं, गतिशील नहीं है। तो हमारे पास के समांतर जो रेखा दिखाई गई है, यानी यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा, 0 डिग्री, क्योंकि इस रेखा के और रेखा के बीच का कोण हमारे पास, जब दो समांतर रेखाएं हैं तो हमारे पास उनके बीच का कोण हमारे पास क्या है, और दोनों एक ही दिशा में हमारे पास ग्राफ इधर बढ़ता दिखा रखा है, तो उनके बीच का कोण क्या रहेगा, 0 डिग्री। तो यदि हमारे पास ऐसी कंडीशन है तो हमारे पास वो वस्तु क्या है, निश्चित ही विरामावस्था में होगी। अब हमारे पास क्या दिखा रखा है, ये एक्स एक्स है और ग्राफ ये दिखाया गया ए बी। तो हमारे पास ये समांतर रेखाएं दिखाई गई दोनों, तो यानी इनके बीच का कोण हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है, इनके बीच का कोई हमारे पास एंगल प्राप्त नहीं है। तो हमारे पास उसकी ऐसी स्थिति हमारे पास क्या कहलाएगी, विराम की स्थिति कहलाती है। तो ये हमारे पास हुई है विराम की स्थिति। क्लियर। अब हम चलते हैं इसके दूसरे वाले पॉइंट पर। अब पॉइंट नंबर इसका 2, पॉइंट नंबर 2 में दिखाएंगे जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील होती है। जब वस्तु क्या हो, एक समान वेग से गतिशील हो। जब वस्तु एक समान, ये पूरा शब्द एक ही कर दो, जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो उसके ग्राफ का निर्धारण हम किस प्रकार करेंगे। अब उस ग्राफ को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करना है, एक्स एक्स और वाई एक्स, उसके बाद कंडीशन बनानी है हमें। तो हमारे पास ये वाई एक्स, ये हमारे पास एक्स एक्स, ये हमारे पास वाई एक्स, ये हमारे पास वाई एक्स हुआ, ये हमारे पास एक्स हुआ, ये हमारे पास उसका मूल बिंदु हो। अब हमने दिखाया कि हमारे पास कोई वस्तु है, ये है वो हमारे पास, सीधी दिखा दी बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसा करके सीधी रेखा है तो तिरछी, लेकिन इसको सीधा बनाना है। तो हमारे पास ये कंडीशन जो बनी हुई है, ये बना दी हमने। तो हमारे पास ये मान लिया हमने ओ, इसे मान लिया हमने बिंदु को ए। तो हमारे पास जो ये कंडीशन बनी हुई है, ये एंगल है हमारे पास, ये थीटा मान लिया, कितना मान लिया, थीटा। तो हमारे पास ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमको ये बता रहा है जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, यानी वस्तु का वेग ना तो हमारे पास घट रहा है समय के साथ, ना हमारे पास समय के साथ वो बढ़ रहा है, वो एक निश्चित वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है। सपोज करो उसका वेग हमारे पास 5 है, कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास यह जो रेखा दिखा रखी है, ये आपके पास क्या दिखा रखी है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही गतिमान है। तो इसमें दिखाया गया है हमारे पास, इसमें दिखाया गया है
कि हमारे पास ये एक रेखा दिखा रखी है, इसका एंगल हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा, यानी थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री से कम। जहाँ पर हमारे पास थीटा का मान 90 डिग्री से कम है तो उसका मतलब ये हुआ हमारे पास वो वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो रही है। इसके अकॉर्डिंग ये आंसर बन रहा है यहाँ पर कि हमने एक सीधी रेखा दिखा रखी है, ये एंगल हमारे पास थीटा है, इसका मतलब है कि थीटा का मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो हमारे पास वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो रही है। ये हमारे पास की दूसरी कंडीशन। अब हम इसकी लेते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या कर लिया हमने इसका तीसरी कंडीशन के लिए, जब वस्तु एक समान हमारे पास क्या है ऋणात्मक वेग से गतिमान है तो गतिमान हो, लेकिन एक समान ऋणात्मक वेग से, ये धनात्मक वेग से गतिमान है। जब वस्तु एक समान ऋणात्मक वेग, जब वस्तु एक समान ऋणात्मक वेग, जब वस्तु एक साथ एक समान ऋणात्मक वेग से गतिमान है, यानी ये बताया जा रहा है इसके अंदर आप लोगों को, जब वस्तु हमारे पास एक समान ऋणात्मक वेग से, यानी उसका वेग कैसा है हमारे पास माइनस का है, उसका वेग कैसा है हमारे पास माइनस का है, और वो उस वेग के साथ क्या हो रही है गतिमान हो रही है, वस्तु ऋणात्मक वेग के साथ गतिमान है, तो उसका ग्राफ किस प्रकार बनाएंगे, उसका ग्राफ देखते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस हुआ, ये हमारे पास x एक्सिस हुआ। स्थिति में वही दिखाएंगे, इधर हम समय दिखाएंगे, इधर क्या दिखाएंगे स्थिति हमारे पास x है, समय हमारे पास t है, ऐसे ही कंडीशन यहाँ पे दिखाएंगे। ये हमारे पास समय हमारे पास t है, और ये हमारे पास इसकी हो चुकी है इधर स्थिति हमारे पास x है, तो हमारे पास ये बन चुका है इसका x, ये बन चुका है हमारे पास का y। और हमें क्या दिखाना है इसके अंदर, जब वस्तु एक समान ऋणात्मक वेग से गतिमान है, जब वस्तु ऋणात्मक वेग से गतिमान होगी तो हमारे पास ऊपर आप देख रहे हैं जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान थी तो एंगल हमारे पास थीटा का मान कितना था हमारे पास 90 डिग्री से कम था। परंतु अब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ऋणात्मक वेग से गतिमान है तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल होगा वो एंगल हमारे पास 90 से अधिक रहेगा। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन बनती है, ये कंडीशन बना दी हमने यहाँ पर, और ये एंगल दिखाया यहाँ पर थीटा। तो इस थीटा का मतलब है हमारे पास कि हमारे पास जो वस्तु है उस वस्तु का हमारे पास जो वेग है वो वेग हमारे पास ऋणात्मक वेग है, और ऋणात्मक वेग से वस्तु हमारे पास क्या हो रही है गतिमान हो रही है। तो उसको ऐसे दिखा दे, मैंने आगे तक बढ़ा हुआ, और हमारे पास ये वैल्यू हमने मान ली a और ये मान ली हमने यहाँ पर b मान ली। तो इसका मतलब हो रहा है हमारे पास वस्तु गतिमान तो है परंतु उसका वेग क्या है ऋणात्मक है, और ये एंगल हमारे पास थीटा यहाँ बना हुआ है, इस एंगल का मान हमारे पास 90 डिग्री से अधिक होगा। यानी थीटा कितना है बड़ा किस्सा होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, वहाँ 90 डिग्री से हमारे पास क्या था कम था। ये हमारे पास इसकी तीसरी कंडीशन हुई, जब वस्तु एक साथ ऋणात्मक वेग से गतिमान है तो हमारे पास का एंगल थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री से अधिक होगा। तो 90 डिग्री से अधिक वो 100 डिग्री हो, 105 120 हो, इस तरह की कंडीशन में वो मिलता है। अब आपके पास अब चलते हैं आगे के प्रश्न पर, कंडीशन नंबर 4 पर चलेंगे। कंडीशन नंबर 4 में देखते हैं कंडीशन नंबर 4। तो कंडीशन 4 क्या कह रही है हमारे पास, जब वस्तु एक समान वेग से, यानी वस्तु का वेग क्या हो रहा है बढ़ते हुए वेग के साथ वो क्या कर रही है गतिमान हो रही है। जब वस्तु बढ़ते हुए वेग से गतिमान है, यानी हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, जब वस्तु बढ़ते हुए वेग से गतिमान है, यानी वस्तु का वेग लगातार क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और वो हमारे पास वस्तु क्या हो रही है बढ़ रहा है वेग, लेकिन एक समान वेग से बढ़ रहा है। तो हमारे पास कंडीशन बनती है, ये हमने क्या कर दिया एक्स मान लिया, कैपिटल एक्स, और ये हमारे पास है वाई एक्स, यानी हमारे पास ये बना एक्स, ये बना हमारे पास वाई एक्स, ये हमारे पास है मूल बिंदु उसका। अब वस्तु क्या हो रही है एक समान वेग से बढ़ रही है, यानी इस तरह से वेग बढ़ रहा है इसका, इस तरह से, यानी वस्तु का वेग जो दिखाया गया है इस चित्र के अंदर वो हमारे पास एक समान वेग से वस्तु बढ़ रही है। जब वस्तु एक समान वेग से बढ़ रही है वस्तु एक समान वेग से बढ़ रही है, ये वेग बढ़ता जा रहा है,
तो वस्तु का हमारे पास एक समान रूप से वेग इसका बढ़ रहा है। यहाँ एंगल हमारे पास कुछ था और यहाँ पर एंगल हमारे पास कुछ था। ये एंगल हमने मान लिया यहाँ पर θ1 और ये मान लिया हमने यहाँ पर θ2 और वस्तु इस दिशा में आगे की ओर बढ़ रही है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ, अगर हमारे पास वस्तु बढ़ते वेग के साथ गतिमान है तो उसका हम ग्राफ इस प्रकार देंगे। अब एक कंडीशन में और देख लेते हैं। जब वस्तु हमारे पास एक समान वेग से क्या है, उसको घटते वेग से गतिमान है। अब नंबर आ चुका है हमारे पास 5। जब वस्तु घटते वेग से गतिमान है, जब वस्तु घटते वेग से गतिमान है, जब वस्तु घटते वेग से गतिमान है तब क्या बनेगा, वही एक्सेस बनेगा हमारे पास, वही हमारे पास वाई एक्स है। तो क्या कंडीशन बनती है इसके अंदर, उसे देख लेते हैं। वस्तु हमारे पास क्या है, घटते हुए वेग के साथ गतिमान हो रही है, तो हमारे पास कंडीशन बनती है। और इस वाली कंडीशन में हमारे पास ये एंगल हमारे पास क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा, यानी वेग बढ़ रहा है तो एंगल हमारे पास बढ़ेगा। तो यानी यहाँ पर हमारे पास θ2 की जो वैल्यू है वो θ1 की वैल्यू से अधिक होगी। अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बनती है, घटते वेग के साथ बनाएंगे। तो घटते वेग के साथ हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर उसकी कंडीशन को लेंगे। तो आपके पास इस प्रकार का ग्राफ तैयार हो जाता है। तो हमारे पास इससे पता लग रहा है, हमारे पास ये घटते वेग के साथ वस्तु क्या हो रही है, गतिमान हो रही है। यहाँ वस्तु का वेग घटते वेग के साथ दिखाया गया है। ये हमारे पास इधर हम θ2 लिख देते हैं और यहाँ पर θ1। तो हमारे पास यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर वेग वस्तु का क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। जब वस्तु का वेग लगातार घट रहा है तो उसकी ग्राफ को इस प्रकार दिखाया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल क्या होगा, ये θ1 के एंगल हमारे पास ज़्यादा होगा, θ2 एंगल हमारे पास कम होगा। तो θ2 लेस देन θ1। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन बनती है नंबर 5, जब वस्तु घटते वेग से गतिमान है। इसके बाद हम एक कंडीशन लेते हैं, कंडीशन नंबर 6। वो कंडीशन हमारे पास अगर देखा जाए तो वो स्थिति हमारे पास असंभव स्थिति है, लेकिन हम फिर भी उस कंडीशन को देख लेते हैं। वो हमारे पास की लास्ट कंडीशन है। वो कंडीशन हमारे पास बन जाती है, जब वस्तु समय के साथ, जब वस्तु समय यानी समय हमारे पास क्या है, लगभग परिवर्तित नहीं हो रहा है और हमारे पास वस्तु बड़ी तेज़ी के साथ क्या कर रही है, स्थिति को परिवर्तन कर रही है। तो उसकी कंडीशन क्या बन जाती है, नंबर 6, जब वस्तु की स्थिति, जब वस्तु की स्थिति समय परिवर्तित हुए बिना, समय परिवर्तित हुए बिना, समय परिवर्तित हुए बिना तेजी से परिवर्तित हो रही है, तेजी से परिवर्तित हो रही है। परिवर्तित हो रही है। अब देखते हैं, जब वस्तु की स्थिति समय परिवर्तित हुए बिना, समय परिवर्तित हुए बिना तेज़ी से परिवर्तित हो रही है। अब आप इससे ही आप आभास लगाएं कि समय परिवर्तित हुए बिना, तो यानी समय तो परिवर्तित ही नहीं हो रहा, समय तो परिवर्तित होगा, सिंपल सी बात है, समय थोड़े रोक सकते हैं हम। ये स्थिति हमारे पास क्या हो जाती है, असंभव वाली स्थिति हो जाती है। लेकिन इसके लिए हमारे पास ग्राफ क्या बनता है, ग्राफ चेंज हो जाता है। इसके लिए हमारे पास उस ग्राफ को देख लेते हैं। तो हमारे पास ग्राफ क्या होता है, वो उसे देखें। ये हमारे पास एक्स एक्स, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्स। थोड़ा सीधा बना देते हैं इसको। ये ओ, इधर हमारे पास समय टी और ये हमारे पास हुई स्थिति एक्स इस तरफ। अब हमारे पास एक सीधी रेखा बना दी गई यहाँ पर। ऐसी स्थिति हमारे पास अब उत्पन्न होती है, यानी थीटा इक्वल टू क्या रहता है, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास ये स्थिति हमने ए मान ली और ये मान ली हमने बी।
तो हमारे पास ये स्थिति असंभव वाली स्थिति है, क्योंकि समय तो भले ही हम वस्तु को ऊपर फेंक रहे या नीचे फेंक रहे हैं, हमारे पास समय तो जरूर लगना है। तो इसलिए लिखा गया है जब वस्तु की स्थिति समय परिवर्तित हुए बिना तेज़ी से परिवर्तित हो रही है। लेकिन हमारे पास ये स्थिति है, यह स्थिति हमारे पास असंभव वाली स्थिति है, क्योंकि समय तो लगेगा ही वस्तु को, चाहे वो वस्तु ऊपर जाए या वस्तु नीचे जाए। तो इन ग्राफ के आधार पर आप, जो आपके पास अगर ग्राफ बना हुआ हो सामने और आपसे पूछ जाए कि वस्तु का वेग घट रहा है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है, या बढ़ते वेग के साथ गतिमान है, या ऋणात्मक वेग के साथ वो गतिमान है, तो आपको ये 6 ग्राफ बताए गए हैं। इन ग्राफ के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं कि वस्तु की स्थिति क्या है। इसलिए ऊपर हेडिंग डाला गया है स्थिति समय ग्राफ द्वारा वस्तु की गति का एनालिसिस करना, यानी विश्लेषण करना। तो आप लोग इन ग्राफ को अच्छी तरह से कवर करें, जो समझ में ना इसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।